हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? जब कभी हमारे धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्लिपिंग या कोई रिलेटिव मूवमेंट होता है तो वाइब्रेशन के चलते सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसी वेव के प्रोपागेशन के चलते पूरा डैमेज होता है। बेसिकली जब किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम में वेव जनरेट होता है तो उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली, ऑसिलेटरी मोशन में एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ द मीडियम इटसेल्फ। आप समझ सकते हैं, सिस्मिक वेव्स जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं वहां के रॉक्स, बिल्डिंग्स और फिजिकल स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। विद दिस वी कैन कंक्लूड अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस ऑसिलेशन? चलिए समझते हैं। ऑसिलेशन मतलब रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे आपके पेंडुलम क्लॉक का मूवमेंट। डज इट साउंड लाइक अ पीरियोडिक मोशन? यस इट डज, क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन में एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद सेम मोशन को रिपीट किया जाता है, जैसे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट पर एक वेरिएबल रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है जो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लेकर आता है। व्हिच मींस एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे, अगर इस टू एंड फ्रो मोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुई तो वी कॉल इट अ वाइब्रेशन, और अगर फ्रीक्वेंसी इज लो देन इट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन। आपको पता है इस ऑसिलेटरी मोशन के स्पेशल टाइप, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए इस स्प्रिंग मास सिस्टम को ही ले लीजिए। Actually, this system is a very simplified model for a number of real-world complex vibrating structures. Next, to learn about various vibrating systems, let us first understand what is a spring and how does it work. Basically, spring एक ऐसा इलास्टिक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जैसे ही एक्सटर्नल लोड को हटा दिया जाए तो स्प्रिंग स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देता है। मोर सो, एन आइडियल स्प्रिंग फॉलोज हुक्स लॉ, मतलब इट डिफॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एंड अटेन्स इट्स नेचुरल लेंथ व्हेन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। यू नो, इन ऑल प्रैक्टिकल सिनेरियोज एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जैसे डिसिपेटिव ड्रैग फोर्सेस के चलते एक आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। यू कैन गेस, इन ड्रैग फोर्सेस के चलते सिस्टम की एनर्जी और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी ग्रेजुअली टाइम के साथ डिमिनिश होने लगता है, और इसलिए इसे डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। आपको पता है इस डैम्पर का इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। आसान भाषा में, जितना फास्ट मूवमेंट उतनी ज्यादा डैम्पिंग, which will bring the system to a rest eventually. तो फिर चलिए अभी तक जिन कंसेप्ट्स को हमने समझा उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर भी एक नजर डालते हैं। नाउ इमेजिन कीजिए, आप एक अनइवन बम्पी रोड पर अपनी कार से जा रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपको शॉक से और कार के कंपोनेंट्स को वाइब्रेशन से बचाने के लिए आपकी कार में वेल डिजाइन्ड सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है। Looking closely at the heart of this suspension system, there is a leaf spring and a coil spring with a damper, जिसे shock absorber भी कहते हैं। एक और जहां ये स्प्रिंग्स रोड से मिलने वाले शॉक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, वहीं दूसरी ओर डैम्पर इन स्प्रिंग के फ्री ऑसिलेशन को कंट्रोल करके आपके राइड को स्मूथ बनाने का काम करते हैं। मोर सो, स्लिपिंग से बचने के लिए there need to be sufficient friction between the road and the tires too. आपके कार का सस्पेंशन सिस्टम रोड के साथ सॉलिड ग्रिप मेंटेन करने के अलावा
स्टीयरिंग स्टेबिलिटी और बेहतर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, द सुपर वर्सेटाइल लीफ स्प्रिंग have been a vintage part of all suspension systems। लेकिन आज के मॉडर्न कार्स में वेट रिडक्शन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन्हें सिर्फ ट्रक्स और दूसरे हैवी वेट व्हीकल्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने देखा किसी सिस्टम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग इफेक्ट के चलते ये वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिमिनिश होने लगता है। अगर हम इस वाइब्रेटिंग मोशन को मेंटेन करना चाहें तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अब मान लीजिए आपने एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर अप्लाई किया, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन वुड लुक लाइक दिस। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का ये एक्सप्रेशन मिलता है। इसे ध्यान से देखिए, अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी फ्रीली वाइब्रेटिंग सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो वी विटनेस अ लार्ज मैग्नीफाइड एम्पलीट्यूड। इसे रेजोनेंस कहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, रेजोनेंट वाइब्रेशन का ये एम्पलीट्यूड हैवी डैम्पिंग के लिए स्मॉल और लो डैम्पिंग के लिए अनयूजुअली इनसेनली हाई होता है, जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है। In the past, it has resulted in catastrophic events too. Here is a sad story of that. 1940 में अमेरिका के वाशिंगटन में बने वर्ल्ड के थर्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज के इनॉग्रेशन के 4 महीने बाद ही वो कोलैप्स होकर नीचे गिर गया, क्योंकि हवा के झरोकों के इन्फ्लुएंस में आकर ये टैकोमा ब्रिज रेजोनेंट वाइब्रेशंस करने लगा था। इस तरह की अनहोनी से बचने के लिए फूड सोल्जर्स को भी ब्रिज पार करते समय रेगुलेटेड मार्च करने से मना किया जाता है। अभी तक आपको रियलाइज होने लगा होगा कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस। आज हमने फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशंस के साथ उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को जाना और समझा। आने वाले सेशंस में हम इन मैकेनिकल वाइब्रेशन से जनरेट हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।